आज की क्लास में हम रिपोर्ट राइटिंग लेंगे और किस तरह से रिपोर्ट लिखा जाता है ये सब हम समझेंगे। और ऐसे तो हमने कंप्लीट कर ही दिया है। इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट करनी है। सबसे पहली चीज तो ग्रामर की बुक अवेलेबल है capfreshme.com में। ग्रामर की क्लासेस अवेलेबल है, 159 रुपीज पर मंथ यूट्यूब में अवेलेबल है। तो आप लोग को क्या करना, अगर 159 रुपीज पर मंथ वाली ग्रामर की क्लास लेनी है यूट्यूब में, तो आप मेरे चैनल के होम पेज में जाना। होम पेज में आप देखोगे सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन बटन है ना उसको क्लिक करना। ऑनलाइन पेमेंट करना 159 रुपीज का, और आप फिर सारे वीडियोस एक्सेस करने लग जाओगे और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद। और मतलब पेमेंट होने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको दिखेगा 2023 ग्रामर वीडियो लेक्चर, वो सारा एक्सेस हो जाएगा। साथ में राइटिंग सेक्शन की बात करो तो राइटिंग सेक्शन की बुक अवेलेबल है capfreshme.com में। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन आपको कम प्राइस में मिलेगी, जो भी दिल्ली में रह रहे हैं वो ऑफलाइन ले सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन जो है वो आपको capfreshme.com में मिलेगी। इसके अलावा एस्से राइटिंग की बुक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक, वोकैबुलरी की बुक, ये सारी अवेलेबल है, ठीक है। और साथ में मैं टेस्ट सीरीज भी शुरू करूंगी, वो मई मंथ से शुरू होगा। और उसमें सिर्फ 3 ही टेस्ट पेपर्स हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट मैं ज्यादा टेस्ट पेपर नहीं रख पाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 में। हालांकि अगर आप स्टेट एग्जाम देखते हो, जैसे राजस्थान का मुझे पता है, तो ना मैंने एक चीज देखी है कि रिपोर्ट लिखने का बहुत सारा तरीका होता है, कई तरीके होते हैं। मगर जो लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग तरीका है और एकदम एक्यूरेट है और एक्सेप्टेबल तरीका है, वो मैंने यहाँ पे बताया है। और ये तरीका एक्चुअली न्यूज़पेपर से मैंने निकाला है। न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट राइटिंग जिस तरीके से लिखी जाती है, न्यूज होते हैं जो आपको सेकंड पेज थर्ड पेज, नेशन का जो न्यूज होता है, ठीक है। तो आपको है ना उसमें जिस तरह से लिखा हुआ है ना, मैंने वो ही फॉर्मेट यहाँ पर भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल है ये और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो शुरू करते हैं। पेपर 2 में रिपोर्ट आपका 2 आता है, कोई चॉइस नहीं रहता है। एक रिपोर्ट आपका 10 मार्क्स का होता है, तो टोटल 20 मार्क्स, और इंग्लिश में लिखना होता है। ऐसे आप हिंदी इंग्लिश जो भी आप मीडियम चूज करते हो उसमें लिख सकते हो, मगर बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इंग्लिश में ही देने होते हैं। वर्ड लिमिट साफ साफ मेंशन किया हुआ है, 200 वर्ड्स। अब हम अगर रिपोर्ट क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करें कि प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा हुआ है, क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, तो ऑल इन ऑल आप देखोगे कि रिपोर्ट यूजुअली करंट से पूछा जाता है, वेरी मच करंट से पूछा जाता है। सिर्फ करंट ही नहीं, एकदम वेरी मच करंट जो मुझे देखने को मिलता है। मतलब वेरी मच करंट मतलब क्या हुआ, अगस्त में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई जून तक तो पेपर सेट हो ही जाता है, ऑब्वियसली, है ना। फर्स्ट वीक ऑफ जून तक पेपर सेट हो जाता है यदि अगस्त में एग्जाम हो रहा है। तो वेरी मच करंट का मतलब क्या है, मार्च अप्रैल और मई, इसमें जो है ना वो भी मिड में, लास्ट वाला नहीं, मिड में, यानी मार्च अप्रैल मई में जो भी चीजें घटना घट रही है जो वाकई में बहुत आ, मतलब ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, तो वो है ना उसका रिपोर्ट का आने का चांसेस यही है, ठीक है। वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वही हम देखते हैं। 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म in tribal areas. This question reminds us of the attacks carried out by Naxals in 2013, when about itna armed Maoists killed the top rung of Congress leaders in बास्टर सुकमा नेशनल हाईवे इन छत्तीसगढ़। बहुत बड़ी न्यूज थी ये, ठीक है। तो 2013 में हुआ, 2014 में पूछा, 2015 में राहत आया, ठीक है, ऑपरेशन राहत इन यमन।
ये ये जो ऑपरेशन है ये वैसे तो मई में भी चला था, मगर अप्रैल से शुरू हो गया था ये ऑपरेशन, ठीक है। 2015 के अप्रैल से शुरू हुआ था और क्वेश्चन पूछ लिया गया, was based on the operation of Indian Armed Forces to evacuate Indians from Yemen in the same year, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है ये वैसे मई तक चला था, मगर अप्रैल में शुरू हुआ था, अगस्त में क्वेश्चन पूछ लिया, सेम ईयर, फाइन। और उसी साल यानी 2015 में एसिड अटैक ऑन विमेन पूछा गया था। वो इसलिए पूछा गया था क्योंकि 2014 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्टेड इतना केसेस ऑफ एसिड अटैक्स ऑन विमेन। दिस upsurge came about despite Supreme Court's ban on over-the-counter sales of acid in 2013. तो ये ऑपरेशन राहत इन यमन ने ये वेरी मच करंट में आ गया, फाइन। अब उसके बाद 2016 में द रिपोर्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी वाज बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार। दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन करंट इवेंट एज द स्टेट बिहार बैंड अल्कोहल फ्रॉम अप्रैल 2016। देख लो ये भी वेरी मच करंट, फाइन। In 2018, UPSC ने पूछा data leak from Facebook, which was based on current event of Facebook security भी they got exposed in April 2018, very much current, fine. 2019 में report questions were based on current issue, obviously बात है. The first report question, rising juvenile abuse, was based on the recent strengthening of POCSO Act 2012. द सेकेंड रिपोर्ट क्वेश्चन वाटर स्कैर्सिटी, ये तो जब चेन्नई में वाटर स्कैर्सिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी ना, ये तब का है, ठीक है। तो उस समय मैंने क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछा था वाटर स्कैर्सिटी पे, मगर ये रिपोर्ट क्वेश्चन आ गया था। 2020 में रिपोर्ट क्वेश्चन जो था वो करंट रिलेटेड था। द रिपोर्ट क्वेश्चन प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर हैज इट्स रूट इन न्यू एजुकेशन, ऑब्वियसली उस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 का, तो ऑब्वियसली ये लग भी रहा था कि आए कैसे ना कैसे इस पे क्वेश्चन आएंगे। और फार्म लॉस, उसी समय फार्म लॉस भी आया था, तो लग ही रहा था कि क्वेश्चन आना ही आना है, तो आ ही गया। फिर रिपोर्ट क्वेश्चन जो 2021 एग्जाम में आया था, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस, coal violence in Bengal are current day. The first report question stems from coronavirus ravaged Delhi that says acute shortage of oxygen during COVID second. हाँ ये क्या लिखा है देखो, ठीक कर दूंगी। एनीवेज कोविड सेकेंड वेव। और जो सेकेंड रिपोर्ट क्वेश्चन आया था वो वॉयलेंस जो हुआ था अप्रैल मई में, ठीक है। 2021 में एग्जाम हुआ अगस्त में, अप्रैल मई में वॉयलेंस हुआ, ठीक है, जब इलेक्शन हुआ था बंगाल में, तो ये भी वेरी मच करंट। तो अगर हम 2014 से 2021 का अगर हम रिपोर्ट क्वेश्चन का ट्रेंड देखें तो इट कैन बी सेफली कंक्लूडेड दैट रिपोर्ट क्वेश्चंस आर टोटली करंट बेस्ड, ठीक है। और मैं तो ये कहती कि वेरी मच करंट बेस्ड। अब यूपीएससी मगर अनप्रेडिक्टेबल है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप 2017 का क्वेश्चन देखोगे तो ये बहुत जनरल इश्यूज पे आया हुआ है। करप्शन इन बंगाल एक एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन था, तो मगर है ना यूजुअली वेरी मच करंट बेस्ड, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या होता है, कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिखा जाता है और किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। तो हम लोग जो स्कूल में रिपोर्ट राइटिंग हम लोग जो पढ़ा करते थे, तो वो यूजुअली एनुअल स्पोर्ट्स डे इन स्कूल, पेंटिंग कंपटीशन, ये सब के बारे में रिपोर्ट हम लोगों को लिखना पड़ता था। मगर जो स्कूल में रिपोर्ट लिखा जाता था और यहाँ पे टोटली डिफरेंट है स्टूडेंट्स। थीम वाइज भी देखे तो डिफरेंट है और लिखने के स्टाइल में भी देखे तो डिफरेंट है, ठीक है। और रिपोर्ट एकदम क्लियर होता है। क्लियर यहाँ पे ये क्लियर क्यों लिखा, ये वर्ड कहने का मतलब एकदम फैक्ट बेस्ड होता है, उसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं होता है, ओके। और वेल स्ट्रक्चर्ड क्यों होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड इसीलिए कि रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी मच फ्लेक्स सॉरी वेरी मच रिजिड, ठीक है। रिपोर्ट में 3 पैराग्राफ ही होगा, पता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, पता है कि सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, पता है कि थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है। आपको इस रिजिडिटी से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे थोड़ा डिफरेंट लिखना है, मुझे थोड़ा यूनिक लिखना है, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम।
एज इट इज ऐसे विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ऐसे में तो आपको कंटेंट भी निकालो, उसको ऑर्गेनाइज भी करो, प्रेजेंट भी करो, ऐसे में पूरा काम करना है। मगर रिपोर्ट में आपको सिर्फ कंटेंट कलेक्ट करना है, और जो स्ट्रक्चर है आपको एक स्केलेटल फ्रेमवर्क दिया, उसमें बस चिपकाना है और कुछ नहीं करना है रिपोर्ट में। ठीक है, अब फॉर्मेट की बात करते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग दोगे, जिसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ये बॉक्स बना हुआ है, मगर आप लोगों को बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, और फिर सबसे सबसे पहले प्लेस दोगे, तो क्या प्लेस लिखना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर डेट, फिर मंथ ऑफ द ईयर, बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, बाय XYZ, बाय ABCD। XYZ कैप्स में लिखोगे, ABCD कैप्स में। न्यू दिल्ली लिखना है तो न्यू दिल्ली लिखो, XYZ लिखना है तो XYZ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट लिखने का तरीका क्या है? प्रॉपर तरीके से 24TH 23RD 21ST, ऐसे। फेब्रवरी को शॉर्ट में मत लिखना, कुछ भी आप शॉर्ट में करोगे ध्यान रखना आपके मार्क्स भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो फेब नहीं, ऑग नहीं, ऑगस्ट 2022। यहाँ पर आपको एग्जाम डेट देना है ना, तो एग्जाम डेट भी दे दो, नो प्रॉब्लम। उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट दे सकते हो। अब एसेंशियल एलिमेंट्स, अब उसके बाद ये 3 पैराग्राफ, तो देखो ये 1 पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ, ये 3 पैराग्राफ, सबके बारे में बात करेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट फॉर्मेट, तो सबसे पहले प्लेस। प्लेस आपको भी दिख रहा होगा, सबसे फॉर्मेट में सबसे पहले हम प्लेस लिखते हैं। द नेम ऑफ द प्लेस, ये रहा प्लेस, ठीक है, ये रहा, फाइन। द नेम ऑफ द प्लेस मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, ठीक है। इफ द टॉपिक इज अमृतसर दशहरा ट्रेजेडी, द प्लेस अमृतसर कैन बी मेंशन। मगर ध्यान रखना, आप लोग स्टेट मेंशन नहीं कर सकते हो। आप लोग को प्लेस मेंशन करना है, स्टेट के अंदर सिटी मेंशन करनी है। फाइन। इफ द टॉपिक इज रिलेटेड टू सम इंटरनेशनल इशू, जैसे ब्रेक्सिट, ठीक है, यानी ब्रेक्सिट क्या है, ब्रिटिश जब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो रहा था, तो ये ब्रेक्सिट। न्यू दिल्ली कैन बी मेंशन, और न्यू दिल्ली ये जो है कैन ऑल्सो बी मेंशन व्हेन द टॉपिक इज जनरल, करप्शन इन पॉलिटिक्स, ये 2017 में पूछा गया था। डू नॉट मेंशन एनी अदर सिटीज नेम, कहने का मतलब है कि जो प्लेस है, जहां पे जो घटना हुई है, उस घट जिस जगह घटना हुई है उस जगह का नाम लिख दो, या तो हमेशा न्यू दिल्ली लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसके अलावा कोई और सिटी का नाम नहीं लिखोगे, मतलब लिखना ही नहीं। अगर आपने कोई और सिटी का नाम लिख दिया, तो हो सकता है कि ये इम्प्लाई कर रहा हो कि आप उस सिटी से बिलोंग करते हो, आप एग्जामिनर को बताना चाहते हो कि देखो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, है ना। तो अगर आप चाहते हो प्लेस को एनोनिमस रखना, तो आप XYZ लिख दो कैप्स में, ये तो सबसे ज्यादा अच्छा है। मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, ये आपका टाइम भी बचा देगा। न्यू दिल्ली, NEW गैप DELHI, सीधे XYZ लिखो, काम खत्म, बेस्ट है। ठीक है। अब हम डेट पे आते हैं। डेट शुड बी प्रॉपरली रिटन, ऐसे डेट नहीं लिखोगे। और वैसे भी ये अच्छा नहीं लगता है ये। फाइन, रनिंग नोट्स बना रहे हो तो लिखो, मगर आप अगर एक फॉर्मल लेटर भी लिख रहे हो तो ऐसा डेट तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब डेट कौन सा लिखना है? इवेंट डेट लिख सकते हो, या पोस्ट डेट इवेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब जिस इवेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो इवेंट कौन से डेट में हुआ, वो डेट भी लिख सकते हो, उस इवेंट के बाद वाला डेट भी लिख सकते हो। अब सपोज पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, तो अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है पाकिस्तान, तो अभी मार्च चल रहा है, फाइन। सपोज इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुई 1 मार्च से, सपोज। तो अगर सपोज इस पर रिपोर्ट आता है, तो 1 मार्च का आप डेट अगर लिखते हो, सपोज 1 मार्च से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जैसे इंटरनेशनल जो कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट,
इन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किया है रशिया के प्रेसिडेंट का, तो आज सपोज इशू किया, ठीक है, तो सपोज इसी पर रिपोर्ट आ गया, द अरेस्ट ऑफ रशिया प्रेसिडेंट, सपोज इसी पे रिपोर्ट आ गया और आज ही अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, और आपने आज ही का डेट दे दिया, यू रिमेम्बर, ठीक है, तो आज आपने आज का डेट दे दिया, आज 18 मार्च है, तो आज का डेट देने से क्या डिसएडवांटेज है मैं बता दूं, जिस दिन इवेंट हुआ है अगर आप उसी दिन का डेट देते हो तो उस डेट तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं आप बस वो ही लिख पाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिख पाओगे। मगर सपोज आपने डेट 18 मार्च को इशू किया गया अरेस्ट वारंट 18 मार्च को, उसके एक महीने बाद 18 अप्रैल का डेट देते हो तो एक महीने के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सारा आप मेंशन कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? तो इसीलिए बेस्ट है पोस्ट इवेंट डेट देना, इवेंट डेट देना सही नहीं है, मैंने आगे भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये गलती कभी मत करना। और इससे बेस्ट पता है क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम एकदम एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं रहता, सही बात है, नहीं रहेगा अंटिल बहुत जबरदस्त इवेंट हो तो नहीं याद रहता है। तो बेस्ट पता है क्या है, एग्जाम डेट दे दो, आप जिस दिन एग्जाम हो रहा है उसी दिन का डेट दे दो। तो आपके पास क्या है, सपोज 1 मार्च को जो इंसिडेंट हुआ है उसी इंसिडेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रोग्रेस या डेवलपमेंट हुआ है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, आप सारा मेंशन कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो श्रीलंका ईस्टर संडे attack happened on 21st April. So a candidate may mention this date, may mention, कर सकते हैं 21st April का ही डेट मेंशन कर सकते हैं, but it is difficult to remember the exact date of the event. It is therefore prudent to mention the post event date. There is another advantage of writing post event date. अभी जो मैं समझाई थी वही चीज है, a candidate will then have a huge amount of content to write because much might have happened after couple of months of that particular incident. If the topic is related to general issue, corruption, mention the current exam date. और ये current exam date यानी latter यानी current exam date can be mentioned in any report question. मैं तो कहती हूँ बेस्ट है प्लेस में XYZ लिखो, डेट में एग्जाम डेट मेंशन करो, इससे अच्छा कुछ नहीं है, ओके। अरे मतलब कि सारा टेंशन ही खत्म, जो 1-2 सेकंड जो वेस्ट होता है ना ये सब चीज में, वो वेस्ट भी नहीं होगा आपका। नेम ऑफ द रिपोर्टर यानी ये चीज, डू नॉट मेंशन नेम, राइट स्पेशल करस्पॉन्डेंट और लोकल करस्पॉन्डेंट। यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड कर दूंगी, या राइट सिंपली ABCD, डी अच्छा नहीं लगता, ABC, ठीक है, बाय ABC। हेडिंग यानी ये देखो, ये सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी शॉर्ट एंड कैची, it should not be more than 5 words. It can be the question topic, क्वेश्चन टॉपिक आप ले लो, अब जैसे करप्शन इन पॉलिटिक्स है, ये टॉपिक आया है तो आप ये का ये रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ गया, ईच वर्ड ऑफ द हेडिंग शुड बी बिगर, जैसे करप्शन का C कैपिटल, इनको छोड़ दो, पॉलिटिक्स में P कैपिटल, then the other words in the report and the first letter of each word should be in caps. एक तो ना थोड़ा सा बड़ा लिखो, जितना आप साइज का आपका जो राइटिंग की साइज है नॉर्मल, उससे हल्का बड़ा लिखना, ठीक है। और जो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड को कैप्स में करना, अमृतसर में A कैप्स, D कैप्स, T कैप्स, और कभी अंडरलाइन मत करना। हेडिंग अपने, आप हिंदू देखो, आप हिंदू न्यूज़पेपर देखो, इतना बड़ा बड़ा हेडलाइन दिया रहता है, क्या उसको अंडरलाइन करते हैं? नहीं। क्या उसको डबल कोट्स या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं? नहीं डालते हैं, मगर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को डालते हुए, अंडरलाइन करते हुए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में करते हुए, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये सब मत करना, है ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट का मतलब ये, तो 3 पैराग्राफ होता है, रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज रखना है, प्रेजेंटेबल रखना है, आसानी से समझ में आए, तो एक रिजिड और इजी टू फॉलो फॉर्मेट है।
उस फॉर्मेट को आप लोग फॉलो करोगे, और हर रिपोर्ट टॉपिक्स में ये फॉर्मेट आप लोगों का आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। मैंने तो इस बुक में पता नहीं कितने रिपोर्ट क्वेश्चंस हैं, शायद 45 है, 53 है, सब में एक ही स्ट्रक्चर फॉलो किया, एक ही फॉर्मेट, किसी में डिफरेंट फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, 53 इसमें दिए हैं, ऐसे तो पता नहीं 100 120 रिपोर्ट्स लिखे हुए हैं, सब में एक ही फॉर्मेट थे। तो आप कभी ये मत सोचना अरे ये वाला रिपोर्ट को ना अलग फॉर्मेट में लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि रिपोर्ट में 3 पैराग्राफ्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है? देखो, जब आप लोग ऐसे लिखते हो ना, तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे की ब्यूटी जो तब होती है जब ऐसे है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके कंटेंट के थ्रू धीरे धीरे ओपन होता है, एकदम अचानक से नहीं ओपन होगा, ग्रेजुअली, लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा ऐसे ओपन होता है, तब उसकी ऐसे की ब्यूटी बरकरार रहती है। मगर एकदम अब्रप्टली, सडनली फर्स्ट लाइन से ऐसे क्वेश्चन को ओपन कर दोगे, किया है स्टूडेंट्स ने। जो अभी जो लास्ट ऐसे क्वेश्चन था, अर्बन एग्रीकल्चर अ पाथवे टू फूड सिक्योरिटी, उसमें सीधे ओपन किया है स्टूडेंट्स ने। मतलब फर्स्ट लाइन में भी अर्बन एग्रीकल्चर भी आ गया और फूड सिक्योरिटी भी आ गया, तो खत्म हो गई ना ब्यूटी, मजा ही खत्म हो गया फिर तो। मगर रिपोर्ट में स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे एस्से में यू कैन नॉट हिट द क्वेश्चन डायरेक्टली इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन। मगर रिपोर्ट में क्या है, आप वेरी फर्स्ट लाइन से रिपोर्ट क्वेश्चन को हिट करना शुरू कर दो, बारंबार, मतलब रेपिटेडली यू कैन हिट। ठीक है, एकदम पूरा का पूरा एक्सपोज कर दो रिपोर्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप अपना रिपोर्ट कैसे शुरू करोगे? जो रिपोर्ट का क्वेश्चन है ना, उसका हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन का आंसर करोगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। अब जैसे मैं ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ऑपरेशन राहत, ये 2015 में आया था। तो मैंने क्या कहा, आप शुरू करोगे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु से शुरू करोगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। कहने का मतलब, अगर आपको लगता है इसमें हु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हु से यू कैन शुरू किया, ऑपरेशन राहत किसने शुरू करवाया। ठीक है, अगर आपको लगता है व्हाट, ऑपरेशन राहत क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब हुआ ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से शुरू करो। ठीक है, अब मैंने कैसे शुरू किया है, क्या हु का आंसर करना है, व्हाट का आंसर करना है, वेयर का आंसर और व्हेन का आंसर, तरह तरीके से शुरू हो सकते हैं। वो तो आप डिपेंड करता है ना क्या क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आई मीन देखो, रिपोर्ट में वैसे भी ऑल रिपोर्ट्स आर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दैट डिमांड फैक्ट बेस्ड आंसर्स। ठीक है, अब देखना, 400 इडियम्स, 900 फॉरेन नेशनल, जो एक वॉर टॉर्न कंट्री यमन, क्वेश्चन क्या, ऑपरेशन राहत इन यमन, यमन को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, यमन वर रेस्क्यूड बाय इंडिया, किसने किया, हु आ गया, कब किया, 2015 में, व्हेन इसका आ गया, मतलब कौन से किसके जरिए किया, ऑपरेशन राहत के जरिए किया। ठीक है, अब फिर कंट्री, यमन कंट्री क्या है, व्हाट, द कंट्री यमन इज एन अरब कंट्री लोकेटेड इन वेस्ट एशिया एट द सदर्न एंड ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। तो मैंने ये सारा आंसर कर दिया। अब कैसे अब गॉट इट, अब चलो ये समझ में आ गया ना, हम वापस से ऊपर जाते हैं। तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर दिस, इन द फर्स्ट पैराग्राफ plain and straight facts have to be stated related to the topic। तो एक पहला तरीका है कि रिपोर्ट क्वेश्चन का मतलब रिपोर्ट के कंटेंट का फर्स्ट पैराग्राफ को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। फाइन, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन।
मगर कभी कभी रिपोर्ट क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे करप्शन इन पॉलिटिक्स, अब उसमें हु व्हाट वेयर व्हेन से तो नहीं स्टार्ट करोगे ना, तो फिर और क्या तरीका है? आप कोई भी करंट इंसिडेंट से भी शुरू कर सकते हैं, रेलिवेंट टू द रिपोर्ट क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे करप्शन इन पॉलिटिक्स, तो आप शुरू करो कि कुछ अगर आपको ऐसा स्टैटिस्टिक्स, आपके पास ऐसा कुछ डेटा है जिससे बताया जा रहा है कि हाँ इंडिया कहाँ पे, एक रिपोर्ट आया था जिसमें इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है विद रिगार्ड टू करप्शन, ठीक है, उससे आप शुरू कर सकते हो। पूरा का पूरा हिट कर दिया क्वेश्चन को वहीं पर, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है, अभी देखूंगी मैं। So you can also start your introduction with current incident relevant to the report question. When it comes to the paragraph length, अच्छा अब देखिए करप्शन इन पॉलिटिक्स, तो मैंने अलग एक हेडिंग दिया है, और पॉलिटिकल करप्शन क्या होता है यहाँ पर मैंने मीनिंग बताई है। पॉलिटिकल करप्शन इन्वॉल्व्स अ डेलिबरेट वॉल्यूशन ऑफ लॉज रेगुलेशन बाय द पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स। द लैटर इंक्लूड्स गवर्नमेंट, ये कौन होते हैं? गवर्नमेंट मींस द इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड सीनियर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। तो मैंने डेटा कुछ नहीं दिया, मैंने व्हाट का आंसर किया, यू सी व्हाट, इसका आंसर करके, यहाँ पर हु वेयर व्हेन का इंपॉर्टेंस है नहीं, इससे मैंने किया। ठीक है, मैं आपको हाँ, राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, ये क्वेश्चन आया था 2019 में। अब मैंने आपको कहा कि आप कोई भी डेटा से भी शुरू कर सकते हो। तो जुवेनाइल अब्यूज इज द मिस ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पर मैंने व्हाट इज जुवेनाइल अब्यूज ये मैंने बता दिया। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल maltreatment. In 2017 the WHO estimated up to इतना बिलियन minors between इतना age have endured violence, either physical, emotional or sexual. In India, the child is sexually abused every 15 minutes, according to the latest government figures. So, जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप कोई भी डेटा भी दे सकते हो रिलेटेड टू द रिपोर्ट क्वेश्चन, आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु से भी शुरू कर सकते हो, कोई करंट इवेंट से भी आप फर्स्ट पैराग्राफ शुरू कर सकते हो। ध्यान रखना, यू हैव टू हिट द रिपोर्ट क्वेश्चन डायरेक्टली, टोटली एक्सपोज करना है रिपोर्ट क्वेश्चन को फर्स्ट पैराग्राफ में। When it comes to the paragraph length, कोई पूछते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए, तो there is no definite rule, but it must have more than one sentence. कितनी मतलब ऐसे भी आप लोग लिखते हो, मैंने कितनी जगह कितने स्टूडेंट्स को लिखा है, a paragraph has at least 2 sentences, हमेशा लिखा है मैंने। अभी एक ही स्टूडेंट ने मुझे अब ध्यान नहीं है, लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन था, उसमें एक ही सेंटेंस था। अरे तो वो पैराग्राफ नहीं हुआ ना। देखो लेटर्स लेटर्स मिलके वर्ड्स बनते हैं, बहुत सारे वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनते हैं, और बहुत सारे सेंटेंसेस मिलके पैराग्राफ बनते हैं। गॉट इट? तो बहुत सारा पैराग्राफ बन के एक स्टोरी बनता है, बहुत सारा स्टोरी बन के एक बुक बन जाता है ना, इस तरह से होता है ना स्टूडेंट्स। एनीवेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट शुड जस्टिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ऐसे क्वेश्चन, सॉरी, रिपोर्ट क्वेश्चन को पूरा एक्सपोज करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। डू नॉट मेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट ब्यूटिफुल, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट मतलब इंट्रोडक्शन में जैसे ऐसे में ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे रिपोर्ट में भी कोशिश करते हैं, वो करने की एकदम जरूरत नहीं है, एकदम बेकार लगेगा। जुवेनाइल अब्यूज में चिल्ड्रन आर द सन ऑफ गॉड, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, ये सब कुछ मत लिखो। जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एकदम डायरेक्ट, यू नीड टू नो द फैक्ट्स, आप एक्सपेक्ट करते हो सीधे फैक्ट्स आए। अब शायरी वायरी शुरू हो जाएगी तो फिर क्या फायदा, वो तो न्यूज़पेपर का वो ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाएगा ना। तो कोई भूमिका नहीं बांधनी है। In the introduction of the report, only plain facts are stated in a simple language. Simple, सादगी में शक्ति होती है, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में हु व्हाट वेयर एंड व्हेन, सेकेंड पैराग्राफ में ऑपरेशन राहत इन यमन क्यों हुआ, कैसे रेस्क्यू किया गया। आप देख लो उस रिपोर्ट क्वेश्चन में क्या वाई लिखना जरूरी है, क्या हाउ लिखना जरूरी है, कॉज इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस लिखना जरूरी है। तो ये सब आपको देखना होगा कि क्या चीज जरूरी है, वो खुद ही आपको पता चल जाएगा। डील विद द टॉपिक एलैबोरेटली,
बहुत अच्छे से डील करो, इसमें आपको सब कुछ बताना है। द कंटेंट मस्ट बी रिच एंड सपोर्टेड विद डेटा एंड एविडेंस, क्योंकि रिपोर्ट में कहीं पे आपके पास कुछ भी स्कोप नहीं है अपना ओपिनियन देने का। मतलब ऐसे में ना फैक्ट्स नहीं पता है तो चलो अपना ओपिनियन ही दे दो, ठीक है। तो ओपिनियन दे के काम खत्म करो, राइट। तो जब फैक्ट्स नहीं पता होता तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, मगर रिपोर्ट में तो कोई स्कोप ही नहीं है ओपिनियन देने का। अब देखो सेकेंड पैराग्राफ में मैं आ रही हूँ, कैसे रेस्क्यू किया गया, क्यों वॉर हुआ, देखते हैं। इन येमेन सिविल वॉर रेज बिटवीन द ईरान backed militants Houthi rebels and the Yemen government supported by Saudi led coalition. This crisis, ये क्यों हुआ, तो ये सिविल वॉर हुआ था उसकी वजह से, ठीक है। इससे क्या हुआ, इतने होमलेस हो गए। तो न्यू दिल्ली फिर कैसे रेस्क्यू किया गया है, तो वाई बता दिया क्यों हुआ, सिविल वॉर की वजह से। अब बता रही हूँ कैसे रेस्क्यू किया गया। तो पूरा ऑपरेशन राहत किस तरह से किया, किस तरह से सिटीजन को रेस्क्यू किया गया, ये सारा देखिए। सी, एयर, अप्रैल को स्टार्ट हुआ, ठीक है। इट फाइनली एंडेड ऑन 11th अप्रैल, मगर ये आगे भी चला था, ठीक है, मई तक भी चला था। इंडिया रेस्क्यू एफर्ट्स इन येमेन हैवंट गॉन। अच्छा, ये हो गया सेकंड पैराग्राफ। अब चलिए हम लोग करप्शन वाले में आते हैं। करप्शन, तो करप्शन एंड पॉलिटिक्स क्यों है, तो यहाँ पर बताया गवर्नमेंट लीडर्स अब्यूज एंड मिसयूज देयर पावर, पर्सनल एनरिचमेंट और पावर प्रेजर्वेशन, कुर्सी को बचाने के लिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पब्लिक मनी को निकालते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। और कैसे करते हैं, ब्राइब्स लेते हैं फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। और फिर कुछ स्कैम्स के बारे में बता दिया, कॉमनवेल्थ गेम्स का हुआ था। फिर पॉलिटिकल लीडर्स फेवरेटिज्म एक्सरसाइज करते हैं, ये बता दिया। They go to any extent to preserve their power by buying votes or taking advantage of cards, political undermine। अब पॉलिटिकल करप्शन का इफेक्ट मैंने बोला वो आप लोग को देखना पड़ेगा। अब ऑपरेशन राहत में क्या इफेक्ट बताओगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे, रेस्क्यू हो गए अच्छी बात है, यहाँ पर इफेक्ट बताना पड़ेगा कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री अंडरमाइन होता है। बिहार में इतना 80% ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड एड टू पुअर स्टोलन बाय करप्ट ऑफिशियल। सो करप्शन इरोड्स ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड अंडरमाइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, सेकेंड पैराग्राफ में आपको व्हाई, हाउ, कॉज, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस बताना, वो आप लोगों को देखना है कि आपकी रिपोर्ट क्वेश्चन किस तरह का है। क्या रिपोर्ट क्वेश्चन ऐसा है जो डिमांड कर रहा है व्हाई, ठीक है। तो जैसे ऑपरेशन राहत है, उसमें क्यों ये सिविल वॉर हुआ, क्यों ये ऑपरेशन राहत अंडरटेक करना पड़ा, तो क्योंकि सिविल वॉर हुआ, व्हाई, ठीक है। उसका इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं होगा। कैसे रेस्क्यू हुआ, हाउ हम लिख सकते हैं। मगर जब हम दूसरा रिपोर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो 2017 में आया था, तो उसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिकल करप्शन का, ठीक है। तो अब जैसे हम पॉलिटिकल करप्शन में हम आते हैं, तो पॉलिटिकल करप्शन मतलब लीडर्स लोग करप्ट क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो पर्सनल अरेंजमेंट और पावर प्रिजर्वेशन के लिए किस तरह से वो लोग मिसयूज करते हैं अपने पावर, ब्राइब्स लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल स्कैम के बारे में मैंने बता दिया। फिर उसका इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस मैंने यहाँ पर बताया है कि ट्रस्ट नहीं रहता है फिर पब्लिक पर, पब्लिक को गवर्नमेंट पर, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पैराग्राफ। अब उसके बाद जुवेनाइल अब्यूज पे हम आते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप लोग सिर्फ जुवेनाइल अब्यूज के बारे में सोचते हो तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है। अगर आप इसके बारे में लिखोगे तो फिर लिखते ही जाओगे। इसीलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आर्गुमेंट हो, रिपोर्ट हो, ऐसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जुवेनाइल अब्यूज को नैरो क्या कर रहा है, कौन सा वर्ड कर रहा है, राइजिंग कर रहा है। ये जो राइजिंग वर्ड है ना, ये पूरा का पूरा जुवेनाइल अब्यूज जो इतना ब्रॉड टॉपिक है इसको नैरो डाउन कर रहा है। यानी यू हैव टू टॉक अबाउट द राइज इन जुवेनाइल अब्यूज, ठीक है। तो अब मैं सेकेंड, यहाँ पर मैंने जुवेनाइल अब्यूज के बारे में जो भी डेटा देना दे दिया। अब उसके राइज के बारे में बता रही हूँ, शॉकिंग राइज,
ठीक है। क्यों न्यूक्लियर फैमिलीज और डिवोर्स केसेस, यहाँ पर मैं किसके बारे में, मतलब कि जुवेनाइल अब्यूज क्यों राइज कर रहा है, वाई के बारे में यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज है, डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। ठीक है। इसकी वजह से पेरेंट्स है वो चाइल्ड के फिजिकल, मेडिकल, इमोशनल, एजुकेशन नीड्स को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो निग्लेक्ट हो रहा है चाइल्ड, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो इम्पेयर हो रहा है। ठीक है। और इन एक्सट्रीम केसेस अब्यूज ऑफ अ चाइल्ड कैन रिजल्ट इन डेथ। निग्लेक्ट को भी हम अब्यूज ही, अगर आप लोग गूगल सर्च करोगे तो चाइल्ड निग्लेक्ट हो रहा है ना, तो वो भी अमाउंट टू अब्यूज ओनली। ठीक है। तो अब ये हो गया आपका, तो मैंने यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में सिर्फ राइज के बारे में बताया है। फाइन। अब उसके बाद हम थर्ड पैराग्राफ में आते हैं। थर्ड पैराग्राफ, मेंशन द रिएक्शन, ओपिनियन, सजेशन एज गिवन बाय द एक्सपर्ट्स और द गवर्नमेंट। इसका मतलब है रिएक्शन, ओपिनियन, सजेशन आपको अपना नहीं देना है। किसका देना है? एक्सपर्ट्स का देना है, गवर्नमेंट के देना है। अगर आप सोल्यूशन दे रहे हो वो भी आप अपना नहीं दोगे, एक्सपर्ट्स का दोगे। बहुत आराम से आप कर सकते हो, आपको लगता है ये सोल्यूशन सही है, ठीक है, हमारा अपना भी तो दिमाग काम करता है, तो आप लिख दो द एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स या इन्वायरमेंटलिस्ट, ऐसे ऐसे करके, इकोनॉमिस्ट, ऐसे ऐसे करके लिख दो। और जो आपको लगता है सजेशन देना चाहिए वो सजेशन आप उसी में चिपका सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप इस तरह का सेंटेंस नहीं लिखोगे जिससे पता चले कि आपका खुद का ओपिनियन है या आपका खुद का सजेशन है। ओके। तो देखो, अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर कोई इंटरनेशनल इशू है तो मतलब इंटरनेशनल इशू पे तो मैंने पता नहीं रिपोर्ट क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है, इसमें मुझे ध्यान नहीं है, ब्रेक्सिट था, मगर ब्रेक्सिट एनीवेज कोई भी अगर इंटरनेशनल इशू होता है तो लास्ट पैराग्राफ में उसका क्या इफेक्ट है इंडिया पे आपको बताना होगा। जैसे अभी एक हिंदू एडिटोरियल में आया था रशिया यूक्रेन वॉर का, ठीक है, अभी 3-4 दिन पहले ही आया था, पूरा बता दिया। मगर अगर आप एडिट बहुत बड़ा वाला, आई मीन जो एडिटोरियल का फर्स्ट पेज होता है ना, उसमें जो सबसे बड़ा कॉलम होता है एकदम सेंटर में, उसके बारे में बता रही हूँ। तो पूरा सिर्फ रशिया, यूक्रेन, यूएसए, नाटो, ये सारे के बारे में बताया था। मगर फिर जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में पूरा इंडिया के बारे में बताया है, कैसे इंडिया पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, या इंडिया क्या स्टैंड ले रहा है, या इंडिया को क्या करना चाहिए। गॉट इट। तो मैं वही कह रही हूँ, अगर इंटरनेशनल इशू पे आता है तो आप लोगों को लास्ट पैराग्राफ यू हैव टू डिवोट टू इंडिया। कहने का मतलब इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है या इंडिया क्या स्टैंड ले रहा है। तो थर्ड पैराग्राफ, डू नॉट गिव योर ओन सजेशन और ओपिनियन। अब हम ऑपरेशन राहत देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ। India's rescue efforts in Yemen haven't gone unnoticed as 23 other countries. ओ, अब बिग एस्केप फ्रॉम येमेन, ये भी एक इंटरनेशनल इशू था, ठीक है, इसमें इंडिया ने किया। अब यहाँ पर इंडिया का स्टैंड क्या है ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म? 23 other countries have requested Indian assistance in evacuating their citizens from Yemen. According to Indian government, the effective deployment of military missions beyond the border, timely and friendly relation with Djibouti were crucial in its accomplishment. ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पांस क्या रहा बाकी वर्ल्ड नेशंस का, यहाँ पे ये, और फिर इंडिया कैसे किया ये रेस्क्यू ऑपरेशन, ये बताया। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं करप्शन इन पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एनालिस्ट। देखो, ये मेरा खुद का ओपिनियन हो सकता है, मगर मैंने यहाँ पर डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Combating political corruption is a formidable task because political leaders have themselves involved, so they are opposed to any anti-corruption efforts. The Lokpal bill hasn't been passed as yet, serves a testament to the above fact. ठीक है, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ओके। अब जुवेनाइल अब्यूज का है। तो लास्ट पैराग्राफ में मैंने राइज बताया, तो फिर राइज बताया, तो यहाँ पर सोल्यूशन जो गवर्नमेंट ने लिया है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लिया, नंबर ऑफ इनिशिएटिव एंड एक्शंस हैव बीन टेकन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैंने जो डेटा दिया है वो पूरा वर्ल्ड का दिया है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बताया।
ठीक है, और फिर उसके बाद इंडिया का बताया, ठीक है, फिर सम कंट्रीज लाइक नीदरलैंड आर ऑफरिंग ट्रेनिंग टू पेरेंट्स ऑन अपब्रिंगिंग देयर चाइल्ड। फाइन। अब हम एक ऐसे देख लेते हैं, वाटर क्राइसिस, वाटर स्कैर्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर 2019 में आया, और हमने स्ट्रक्चर और सब पढ़ लिया है, ठीक है, कि रिपोर्ट में फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ्स होते हैं, हेडिंग होता है, प्लेस, डेट, और बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, लोकल, XYZ लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इस रिपोर्ट क्वेश्चन के आंसर के जरिए हम जो अभी तक पढ़े थे उस चीज को कैसे अप्लाई किया जा रहा है इस आंसर में, वो हमें देखना है। तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें मैंने कहा है कि आप 2 तरीके से शुरू कर सकते हैं, या तो आप व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये आप बता दीजिए, या तो फिर कोई डेटा आप दे दीजिए दैट इज वेरी मच कनेक्टेड टू रिपोर्ट क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर मैंने डेटा से शुरू किया है, और वाटर क्राइसिस है ये, मतलब ये आपका रिपोर्ट क्वेश्चन है, तो मैंने वाटर क्राइसिस का डेटा दे दिया कि फोर्थ ग्लोबल रिस्क इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट टू सोसाइटी। फिर एक और डेटा दिया, 5 बिलियन पीपल फेस वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम एटलीस्ट 1 मंथ पर ईयर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। फिर इंडिया के बारे में बताना है कि वाटर लेवल इन इंडिया मेजर रिजर्वॉयर एंड रिवर बेसिन हैव फॉलन टू 21%। ठीक है, तो ये मैंने डेटा दे दिया और वाटर क्राइसिस के बारे में बता दिया। तो इससे पता चलता है कि एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज अमिड्स वाटर क्राइसिस। 2019 में वाटर क्राइसिस की वजह से 5 मिलियन पीपल वॉज विदाउट एक्सेस टू क्लीन वाटर। और जैसे जापान है वो लार्जेस्ट वाटर स्ट्रेस सिटी इन द वर्ल्ड है, और इंडियन सिटी में चेन्नई में 12 टेक कंपनीज आज एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ वाटर क्राइसिस। तो ये चीज लिख दिया। और फिर यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में एक्चुअली मैंने इसका थोड़ा बहुत मैंने इफेक्ट बताने की कोशिश की है, और ये जो प्रॉब्लम है उसकी इंटेंसिटी बताने की कोशिश की है। अब जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें बता रही हूँ कि 2025 तक सिचुएशन और वर्स हो जाएगा, क्योंकि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में फेस वाटर शॉर्टेजेस। और इस क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि हम थर्ड पैराग्राफ में हमें सजेशन, ओपिनियन, ये सब देना है एक्सपर्ट्स का, अपना नहीं देना। रिपोर्ट में हमेशा ध्यान रखना, यू कैन नॉट गिव योर ओन ओपिनियन और सजेशन। तो WHO has framed robust drinking water regulatory system. This will be catalytic to achieving the Sustainable Development Goals 6.1 of universal and equitable, accessible, safe and affordable drinking water. अब सिंस मैंने ड्रिंकिंग वाटर के बारे में फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया था, तो मैंने थर्ड पैराग्राफ में ड्रिंकिंग वाटर के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। In India, the newly formed Jal Shakti Ministry will work with states to ensure that every rural house gets water by 2024 under the Jal Jeevan Mission. ठीक है, तो इस तरह से है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग का। तो पहला है, अनलाइक एस्से दैट प्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट एंड रीजनिंग, a report concentrate more on facts about an event, scheme और प्रोसेस। तो पूरा फैक्ट बेस्ड कंटेंट होगा रिपोर्ट में, और जो फैक्ट्स होंगे वो कॉन्क्रीट एविडेंस, फिगर और डेटा से आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे, और इससे कंटेंट रिच हो जाता है। कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं मैम डेटा नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लिखो, ठीक है। कुछ नहीं लिखने से बेहतर है ऐसा चीज लिखो, ऐसा कंटेंट दो जो कि रेलिवेंट हो क्वेश्चन से। और डेटा नहीं है तो वो डेटा को रहने दो, मगर रेलिवेंट कंटेंट लिखो। The content of the report must be appropriate and relevant. Do not deviate from the main topic. ये तो सारे क्वेश्चन, चाहे ऐसे का हो, आर्गुमेंट का हो या रिपोर्ट का है, आप लोगों को मेन टॉपिक से डेविएट नहीं होना है। कंटेंट एक्यूरेट होना चाहिए। डिस्टॉर्शन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स इज स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड। The content of the report must be objective,
फ्री फ्रॉम बायसनेस और प्रेजुडिस। ऑब्वियसली जब आप ऐसे आर्गुमेंट लिखते हो, आर्गुमेंट में तो ठीक है, आर्गुमेंट में पता नहीं चलता, फॉर एंड अगेंस्ट में आप लिखते हो, दोनों ही लिखते हो, मगर रिपोर्ट्स में, ऐसे में आपका बायसनेस, आपका प्रेजुडिस नहीं पता चलना चाहिए। और दूसरा, आपको अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल अनोनिमस रखना है। आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपना नाम, अपना प्लेस, अपनी कास्ट, रिलीजन, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, आपका खुद का प्रेजुडिस, आपका खुद का कोई भी फेवरेट्स हो, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी, वो कुछ भी नहीं समझ में आना चाहिए, आपका जेंडर भी नहीं पता चलना चाहिए। ओके। और ये मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ, चाहे एस्से हो, रिपोर्ट हो, आर्गुमेंट हो, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी का नाम मत लो, मगर ऐसा क्वेश्चन मुझे डिमांड करा तब तो आपको लेना पड़ेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये एक ऐसे क्वेश्चन था, 2020 में शायद पूछा गया था। और अभी हाल फिलहाल में शायद लास्ट ईयर, पॉलिटिक्स इज हेरिडिटरी फैमिली बिजनेस, कुछ इस तरह से पूछा गया था, तो उसमें हमें लेना पड़ रहा है नाम, ठीक है, द क्वेश्चन डिमांड्स। अदरवाइज मत लो। आर प्राइम मिनिस्टर, फिर नाम ले लेते हैं, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फिर नाम ले लेते हैं, मत लो। द प्राइम मिनिस्टर की जगह आप द गवर्नमेंट लिख सकते हो। Do not criticize government policies or scheme unnecessarily unless you have strong evidence to support your opinion. अब देखिए, पॉलिसी और स्कीम को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके पीछे आपके पास कोई लॉजिक होना चाहिए। सिंपली क्रिटिसाइज कर रहे हो, हवा में बातें कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी ऐसी सेंसिटिव इश्यूज दैट आर वेरी मच क्लोज टू द हार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, जैसे कश्मीर का जो इशू है, ठीक है, 371 आर्टिकल का, या बाबरी मस्जिद वाला इशू है, या सीए वाला इशू है, तो ये सब है ना, दिल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे इश्यूज को छेड़ो मत। बाकी जो स्कीम्स हैं, आप उस पर बात कर सकते हो, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, मगर उसके पीछे आपको लॉजिक भी देना होगा। रिपोर्ट में कोई कोटेशन नहीं चलता है, कोई सिंग नहीं, टोटली फैक्ट बेस्ड, ठीक है। शायरी वायरी कुछ नहीं करना है रिपोर्ट में, ब्यूटीफुल बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ यू हैव टू स्टेट ग्रॉस फैक्ट्स। Unlike essay and report, a report must not have, sorry, unlike essay and argument, a report must not have any suggestion, opinion of the reporter. रिपोर्टर क्या करता है, वो सिर्फ रिपोर्ट करता है मैटर को, वो सजेशन या ओपिनियन नहीं देता है अपना। अब आपका जो सीनियर है, सपोज आप एसी बन गए, तो कमांडेंट आपके सीनियर होंगे, वो आपसे कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट हुआ है और वो आपसे रिपोर्ट मांग रहे कि क्या हुआ, ठीक है, तो सर सारा बता के आप बोलते सर मुझे ऐसा लगता है, तो नहीं, आपका काम सिर्फ रिपोर्ट करना है। बाकी उसका इन्फेरेंस करना, या उस इवेंट से क्या पता चलता है, ये सारी चीजें बाकी लोगों का काम है, आपका काम नहीं है। रिपोर्टर ओनली रिपोर्ट्स, ठीक है, वो सिर्फ फैक्ट्स देते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ओपिनियन नहीं देते हैं। आपको अगर ओपिनियन देना है, सजेशन देना है, रिएक्शन देना है, तो एक्सपर्ट्स का होगा। अगर एक्सपर्ट का नाम नहीं पता है, तो आप पॉलिटिकल एनालिसिस लिख सकते हो, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट, स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स लिख सकते हो। अब एक जो धारणा बनी हुई है, क्योंकि हम लोग स्कूल डेज में भी रिपोर्ट लिखते हैं, थे और अभी भी लिखते हैं, तो धारणा बनी है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, तो ऐसा नहीं है। टेंस तो डिपेंड करता है टॉपिक पर। कोई कोई रिपोर्ट ऐसा होता है जिसमें तीनों टेंसेस हैं, कोई कोई रिपोर्ट होता है वो सारा प्रेजेंट टेंस का है, कोई कोई रिपोर्ट होता है जो जो मतलब किसी टेंस में, तो किसी रिपोर्ट में फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जैसे ऑपरेशन राहत इन यमन, ठीक है। अब ये वाला जो रिपोर्ट है, ये देखिए, हु गॉट ट्रैप्ड, क्योंकि आप अगस्त में एग्जाम दोगे, दे रहे थे, और ये जो चीज हुआ है वो अप्रैल में हुआ है, सॉरी 30 अप्रैल, आई मीन 30 अप्रैल में आप रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है। अब और जो आप लिख रहे हो वो 11 अप्रैल तक हो गया था, और सब कुछ हो गया, उसके बाद आप 30 अप्रैल को रिपोर्ट लिख रहे हो, फाइन, तो आप सब कुछ पास में लिखोगे, गॉट ट्रैप्ड,
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट आ गया, क्यों? क्योंकि यमन अभी भी एक अरब कंट्री है, तो उसमें आप पास्ट कैसे लिखोगे? तो प्रेजेंट आ गया, यही देखो पास्ट आ गया। फिर रेज्ड, ये पास्ट आ गया। वॉज डन, पास्ट आ गया। लेफ्ट, पास्ट है। एंडेड, पास्ट है। अब देखो प्रेजेंट, हैवंट गॉन अननोटिस्ड, हैव रिक्वेस्टेड, प्रेजेंट है। ठीक है, पास्ट है। अब उसके बाद करप्शन इन पॉलिटिक्स, अब इसका इसमें देखना आप सारे प्रेजेंट होंगे या कहीं कहीं कुछ पास्ट हो सकते हैं। प्रेजेंट, उसके बाद अब्यूज एंड मिसयूज, प्रेजेंट। फिर एक्यूमुलेट, प्रेजेंट। बियर्स, प्रेजेंट। दे गो, प्रेजेंट, क्योंकि करप्शन तो अभी भी है तो सारा ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सारा प्रेजेंट में है। गॉट माई पॉइंट? तो बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पास्ट में लिखा जाता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो टॉपिक पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेवर यूज द प्रोनाउन आई एंड यू इन योर रिपोर्ट कंटेंट। ऑब्वियस सी बात है, ये तो एंटायर आपको आंसर स्क्रिप्ट में देखना है कि आप प्रोनाउन आई और यू या आई का कोई भी फॉर्म, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये सब कुछ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप आई का मतलब आप खुद हो, तो आपका कैसे आंसर में पहुंचोगे? यू का मतलब एग्जामिनर, वो कैसे आंसर में आ जाएगा? मैंने देखा है स्टूडेंट्स को लिखते हुए, गलत है। दूसरा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में व्हाट इज योर ओपिनियन, तब तो आप लिख सकते हो इन माय ओपिनियन, मगर ऐसे नहीं लिखोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपका जो सेंटेंस होगा वो सिंपल और प्लेन होगा, कोई कोटेशन, इडियम्स, ये सब कुछ भी नहीं देना है। अपना सेंटेंस को शॉर्ट रखना है, ये चीज तो मैंने पहले ही बोली हुई है। शॉर्ट रखो, सिंपल रखो। ठीक है, सादगी में शक्ति होती है, ये चीज कभी मत भूलना। लॉन्ग सेंटेंस होते हैं वो वेग होते हैं और कभी एकदम समझ ही नहीं आता मीनिंग क्या है। और कोई कोई स्टूडेंट्स की आदत होती है एक ही पैराग्राफ में एक ही सेंटेंस लिखने की, तो गलत है। पैराग्राफ में कम से कम 2 सेंटेंस होने चाहिए और फॉर्मल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन, गवर्नमेंट को जीओबीटी, ये सब कुछ मत करना, ये सब सारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कभी अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, एस्से में भी है और आर्ग्यूमेंट में भी है और रिपोर्ट में भी है। सेकंड पैराग्राफ में आप अंडरलाइन करना, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अंडरलाइन करोगे। आपको लगता है कि नहीं, ये एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज पता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज आप अंडरलाइन करोगे। कोशिश करो पेंसिल यूज करो अंडरलाइन करने का। ग्रामेटिकल एरर कोशिश करो कि कम रहे। फुल स्टॉप को, जहां फुल स्टॉप देना है वहां पे फुल स्टॉप दो, जहां पे कॉमा देना है वहां पे कॉमा दो। कैपिटल लेटर का मिस्टेक मत करो। इंडिया में इंडिया ऐसे नहीं लिखा जाता है, इंडिया ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और वर्ड लिमिट 200 है, मगर ठीक है 210 कर सकते हो, 190 कर सकते हो, मगर इससे कम, इससे ज्यादा मत करना, वरना प्रॉब्लम है। बाकी क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। 20 मिनट्स में एक दोनों रिपोर्ट आपका हो सकता है। तो ये था रिपोर्ट, आप लोग इस चीज को ध्यान रखोगे। ओके, और अगर आप में कोई क्वेश्चन अभी भी बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू रिपोर्ट, या और भी अगर कोई क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।